जय हिंद दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी की इस पूरी सीरीज के अंतर्गत हम लोग भारत को उसके मैपिंग के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी लास्ट क्लास हुआ था उस क्लास के अंतर्गत हमने देखा कि भारत की नदी प्रणाली को हम लोग दो पार्ट से डिवाइड करते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमने इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र को पढ़ा था। इसके अलावा जो सेकंड होता है उसको हम लोग कहते हैं पेनिसुलर इंडिया का रिवर सिस्टम, मतलब प्रायद्वीपीय भारत का नदी प्रणाली तंत्र। ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत के नदी प्रणाली तंत्र को भी हम लोग दो पार्ट में फिर से सब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक पार्ट आप लोगों का कहलाता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। क्या कहलाता है भाई? पूरब की तरफ बहने वाली नदियां। वहीं पर दूसरा जो प्रणाली कहलाता है उसको हम लोग कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब आप ये सोच रहे हो सर ये ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग का मतलब क्या है? यहाँ समझना बहुत सिंपल सा मतलब है। अगर आप पेनिसुलर इंडिया के क्षेत्र को देख रहे हो, अगर आप प्रायद्वीपीय भारत के मैप को देख रहे हो, तो आपको इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी और इसके पश्चिम में आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर से मतलब इतना सा है केवल कि अगर कोई नदी अपना जल पूरब दिशा की तरफ बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में आके गिरा रही है तो उसको हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहेंगे। बात क्लियर है? इसी प्रकार से अगर कोई रिवर अपना जल पश्चिम की तरफ फ्लो करते हुए और आपका अरेबियन सी में अपने पानी को गिराती है तो उसको हम लोग कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। पूरे पेनिनसुलर इंडिया में मुख्य तौर पर आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में चीजों को देखना है, लेकिन कुछ प्रमुख नदियां जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सब वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कही जाती है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है डायरेक्टली, प्रश्न क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी प्रणाली है। ध्यान रखना, कुछ प्रमुख नदी प्रणाली के अंतर्गत नर्मदा, ताप्ती और माही ये आता है। इसके अलावा भी कुछ रिवर सिस्टम है जिनको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की जो पूरी क्लास है वो भारत की पेनिसुलर इंडिया के ईस्ट फ्लोइंग रिवर पर बेस्ड है। इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग पहले एक बात और समझते हैं, फिर हम लोग इसके मैपिंग पर यहाँ पर आएंगे। देखो, इस पूरे क्लास के साथ साथ आप लोगों को नोट्स बनाना बेहद जरूरी है, तो नोट्स बनाते चलना। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि हिमालयन रिवर सिस्टम और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी प्रणाली, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, जो हिमालयी नदियां हैं वो आपकी पेरेनियल रिवर सिस्टम है, मतलब 12 मासी नदियां हैं। यहां पर आपको साल के 12 महीने जल देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपका इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेहद सिंपल सा एग्जाम्पल है। कारण क्या है भाई? कारण यहाँ पर ये देखो, एक मैं बहुत टेक्निकल कारण आपको समझाता हूँ, कोशिश करूंगा कि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो, हिमालय की जो एवरेज हाइट है, ये आपका पूरा हिमालय यहाँ से फैला हुआ है ऐसे, ठीक है। हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो करीब आपकी 6000 मीटर के अराउंड है, 6000 मीटर के अराउंड है। जबकि एक रेखा होती है उसको हम लोग कहते हैं हिमरेखा। हिमरेखा से मतलब क्या? नाम से बहुत सिंपल सा स्पष्ट भी है कि अगर इस रेखा से आप ऊपर जा रहे हो तो आपको ग्लेशियर दिखना प्रारंभ हो जाएंगे, मतलब इसके ऊपर आपको बर्फ दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हिमालय का पूरा जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है, जबकि हिमरेखा की जो हाइट होती है वो होती है 4400 मीटर। इसका मतलब यह कि मुख्य तौर पर हिमालय का मैक्सिमम पोर्शन हिमरेखा से ऊपर है, इसलिए इसके जनरली सभी प्रमुख चोटियों पर आपको बर्फ देखने को मिलता है जहां से कोई ना कोई नदी निकल रही होती है। तो इनकी नदियों का एक सबसे बड़ा सोर्स तो इनका ग्लेशियर ही है, जो कि गर्मी के टाइम पर पिघल रहा है और नदी के रूप में आगे निकल रहा है। तो सबसे बड़ा सोर्स इनका ग्लेशियर हो गया। जबकि वहीं पर इसके अपोजिट पेनिसुलर इंडिया में क्या है भाई? पेनिसुलर इंडिया का जो पूरा वो प्लेट है, जो पूरा पठार है, उसकी जो एवरेज हाइट है वो करीब 600 से लेकर के 800 मीटर के अराउंड, ध्यान रखना ये मीटर के अराउंड है। तो यहाँ पर हिमरेखा का सवाल ही नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ग्लेशियर देखने को मिलता ही नहीं है। तो जनरली पेनिसुलर इंडिया का रिवर सिस्टम का जो सोर्स है वाटर का, वो आपको केवल और केवल बारिश देखने को मिलता है, मानसून देखने को मिलता है। हालांकि पेनिसुलर इंडिया में भी एक रिवर सिस्टम ऐसा है जो कि पेरेनियल है, उसका कारण मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी ये समझो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गैर 12 मासी नदियां होती है, नॉन पेरेनियल रिवर फ्लो इनका होता है। इतनी बातें ध्यान रहेंगी। अब कुछ बातें यहां पर और समझो। देखो, हमने जब हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र को समझना प्रारंभ किया तब मैंने आपको एक बात बताया था कि हिमालय जो है वो पूरे विश्व की सबसे नवीन, सबसे न्यू फोल्ड माउंटेन की श्रेणी में आता है। ये बात क्लियर है? जबकि वही प्रायद्वीपीय भारत का जो गोंडवाना हिस्सा है, अगर आप ध्यान दोगे तो पेंजिया, पेंजिया तो पहले सबसे एक महाद्वीप था, जब वो दो पार्ट में टूटा था, ओंकारा लैंड, लॉरेंशिया या फिर गोंडवाना लैंड बनाया था, तो उसी गोंडवाना लैंड का भाग आपको भारत देखने को मिलता है। तो भारत का जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, वो उसी गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। क्योंकि हिमालय सबसे नवीन है और आपका पेनिनसुलर प्लेटू सबसे प्राचीन है, गोंडवाना लैंड का वो हिस्सा है। इस कारण से इन दोनों के रिवर में भी यही डिफरेंस आता है। हिमालयी नदियां अपने युवा अवस्था में हैं,
जबकि जो आपकी पेनिसुलर इंडिया का रिवर फ्लो है वो आपका वृद्धावस्था में चल रहा है, मैच्योर नदियां यहां पर है। कारण समझना, कारण बेहद सिंपल सा है भाई, जो आपका पठारी क्षेत्र ये है प्रायद्वीप भारत में, वो आपको पहाड़ों के बीच में से, पठारों के बीच में से नदियां देखने को मिल रही है। तो वो अब पहाड़ों को काट नहीं पाती, वो अपना रास्ता परिवर्तन नहीं कर पाते। जहां की आपको हिमालय रिवर सिस्टम में क्या देखने को मिलता है कि मैदानी इलाकों में गंगा नदी क्या बना रही है, मियंडरिंग कर रही है, विसर्ग बना रही है। कुछ नदियां ऐसी है जो कि अपना रास्ता परिवर्तन कर रही है, जैसे कि कोशी नदी, वो रास्ता परिवर्तन करके बिहार का शोक बन जा रही है। तो ये सब जो आकृति आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हिमालयन रिवर सिस्टम में। पेनिनसुलर इंडिया में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ये अपने मेच्योर अवस्था में, ये अपनी ओल्ड अवस्था में है। ठीक है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना, सबसे सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं। अच्छा एक बात और समझो, हिमालय रिवर जो है, उन रिवर की जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एवरेज लेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कारण क्या है, क्योंकि ये पर्वत चोटियों से निकल रही है। इनका सोर्स कहां पर है, पर्वत चोटियां हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, या फिर वो जो चिमांग युंगडुंग जो ग्लेशियर आप लोगों का है, वो वहां से नदियां निकल करके आ रही हैं और आकर के बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ड्रॉप कर रही है। तो चूंकि उतना लंबा डिस्टेंस तय कर रही है ना, इसलिए इनकी लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। जबकि आप देखो पेनिनसुलर इंडिया में क्या है भाई, छोटा छोटा सा लेंथ है। ठीक है, मैक्सिमम आपको यही कवर करना होगा भी। तो ठीक है, तो इनकी लेंथ जो होती है ना, वो हिमालयन रिवर सिस्टम के कंपेरिजन में छोटी होती है। इतनी बातें ध्यान रहेंगी, इतनी बातें याद रहेंगी आप लोगों को। आई होप कि बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को यहां पर समझ में आ चुका होगा। अब देखो भाई, अब मैं समझाता हूं। अगर आप याद करो तो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी। अब हम लोग आ रहे हैं रिवर सिस्टम के मैपिंग पर, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को साथ साथ मेरे मैप बनाते चलना है, और मैं बहुत क्लियर मैप बनाऊंगा, जो बताऊंगा उसको नोट करते जाना, एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा कि उत्तराखंड के गंगोत्री से ठीक आपकी एक रिवर निकलती है, उसका नाम है भागीरथी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भागीरथी जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो गंगा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी अलकनंदा आ रही है, यहाँ पे गंगा है, यहाँ पर देवप्रयाग में मिल रही है, और यहाँ से गंगा रिवर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। गंगा रिवर सिस्टम जो आपको देखने को मिलता है वो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए आपको आगे जाता है। ठीक है, फिर से सॉरी, तो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए ऐसे निकलता है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, मैं दिख रहा है आप लोगों को, इतनी बातें क्लियर है? कई बार तो प्रश्न ये पूछ देता है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर के फ्लो करती है। गंगा नदी या फिर कोई अन्य नदी भारत के कितने राज्यों से होकर के फ्लो करती है। तो जब भी आप मैपिंग करोगे ना, तो किस किस राज्य से होकर के जा रही है ये भी बात ध्यान रखना। देखो बेसिन एरिया एक अलग चीज होती है, हम बेसिन की बात नहीं कर रहे हैं अभी। हम पूछ ये रहे हैं कि ये नदी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। गंगा नदी जिस राज्य से होकर नहीं भी गुजरती है वो भी उसके बेसिन एरिया में आ सकता है, क्योंकि बेसिन का मतलब ये होता है कि उसके ट्रिब्यूटरी, उसकी सहायक नदियां सब मिलकर के कितना बड़ा एरिया को कवर कर रही हैं, उसकी बात की जाती है। ठीक है, तो मैं बेसिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो किस राज्यों से होकर जा रही है मैं डायरेक्टली उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, यूपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये 5 प्रमुख राज्य जो हैं आप लोगों के, इनसे होते हुए नदी आपकी क्रॉस करती है। इतनी बात ध्यान रहेंगी। अब समझो भाई, कुछ बातें और समझो। हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने जब मैपिंग कर रहे थे हम लोग, तो हमने देखा कि गंगा नदी जब आपकी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो पश्चिम बंगाल में वो क्या करती है, 2 अलग अलग वितरिकाएं बनाती है, 2 अलग अलग वितरिकाएं बनाती है। ध्यान देना, हम लोग मैपिंग पर आ चुके हैं, ये चीज आप लोग को मैप पे ड्रॉ करनी है। गंगा नदी आप लोगों की आ रही थी, गंगा नदी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट आप लोग यहाँ पे कहलाता क्या, भागीरथी। ध्यान होगा, भागीरथी। भागीरथी ये वही पार्ट है जो कि आपका इधर से जब ब्रह्मपुत्र रिवर आ रहा था, सॉरी इधर से नहीं, इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर जब आप लोगों का आ रहा था, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जब तिस्ता से मिलता है तो तिस्ता से मिलने के बाद आप लोगों को कहलाता है जमुना। जमुना के बाद जब वो गंगा अर्थात भगीरथी के इस ब्रांच से मिलता है, वितरिका जो कहते हैं, जब भगीरथी से मिलता है तो आपका पद्मा कहलाता है कुछ देर तक, और पद्मा के बाद जब वो मेघना नदी से इधर से मिलता है तो मेघना कहलाता है। ठीक है, ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कि गंगा 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, भागीरथी, और दूसरी पार्ट को हम क्या कहते हैं, हुगली। ध्यान दीजिएगा, हुगली। इसी हुगली के तट पर आप लोगों को कलकत्ता शहर बसा हुआ दिखाई देता। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछता है कि ये शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है, या फिर इस नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर अवस्थित है। तो वो भी चीजें हम लोग पैरेलल यहाँ पर देखते चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, हुगली के तट पर आप लोग कौन सा बसा हुआ है, यहाँ पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है। अभी मैं केवल हिमालयन रिवर सिस्टम का बात कर रहा हूं, अभी तक जितना मैंने नाम लिया वो केवल हिमालयन रिवर सिस्टम का नाम है। यहाँ पर एक हुगली नदी की ब्रांच है। ठीक है, एक हुगली नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है, उसको हम लोग कहते हैं दामोदर रिवर। क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग कहते हैं दामोदर रिवर। अब ये जो दामोदर रिवर है ना दोस्तों, ठीक है, ये जो दामोदर रिवर है, ये रिवर आप लोगों की प्रायद्वीप भारत की नदी है।
तो प्रायद्वीप भारत की ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले नदी जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों की दामोदर रिवर। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रहेंगी। वो आप लोगों की यहाँ पर क्या है, दामोदर रिवर है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आता हूँ आप लोगों को मैपिंग के थ्रू, और मैं मैपिंग के थ्रू चीजों को एक एक करके समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना। देखो ये आप लोगों का मैपिंग है, ठीक है। ये गंगा यहाँ से आ रही थी, गंगा यहाँ से आ रही थी, गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक भागीरथी आप लोगों का बांग्लादेश में चला गया, जो कि उधर ब्रह्मपुत्र से मिल रहा है, मिलेगा तो आपका पद्मा कहलाएगा, पद्मा के बाद फिर मेघना कहलाएगा। तो इतना क्रम तो ध्यान रखना। अब इसी की एक ब्रांच हुगली थी, जो कि आपकी आ रही है फिर अलग से होकर के। इस हुगली की एक सहायक नदी है, उसको हम लोग कहते हैं दामोदर। तो दामोदर ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे नॉर्थ की नदी है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे नॉर्थ की नदी, सबसे उत्तर की नदी आप लोगों की कौन सी है, दामोदर है। तो दामोदर एक प्रायद्वीपीय नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन तो यही है कि आपको ये बात समझना कि दामोदर रिवर जो है वो प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम का पार्ट है, वो पेनिसुलर इंडिया के रिवर सिस्टम का पार्ट है। अब देखो दामोदर के संदर्भ में कुछ बातें और समझो। अब मैं दामोदर के बारे में समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। दामोदर की दो प्रमुख ब्रांचेस है, ठीक है। दामोदर की दो प्रमुख ब्रांचेस है, इसको नोट कर लेना कहीं पर। एक दो प्रमुख ब्रांचेस से मेरा मतलब सॉरी ये है कि सहायक नदियों की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होना। ब्रांच का मतलब मैं सहायक नदी बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। दामोदर रिवर आप लोग कैसे जा रही है, जाकर के यहाँ पर हुगली नदी से मिल रही है, ठीक है। दामोदर नदी से जा रही है आप लोग की, और ये हुगली नदी से मिल रही है। इस दामोदर की दो प्रमुख सहायक नदियां, एक आपकी यहाँ पर आती है, इसको हम लोग कहते हैं बराकर, बराकर नदी कहा जाता है। दूसरी आप लोगों की एक नदी आती है, इसको हम लोग कहते हैं कोनार नदी, कोनार नदी, ठीक है, कोनार नदी। तो ये आप लोग मैप बना लेना, कोनार और बराकर रिवर इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। इसके संदर्भ में एक पॉइंट और ध्यान रखो भाई, दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का स्रोत कहते हैं, सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में फ्लड लेकर के आता है। इतनी बात ध्यान रहेंगी। दामोदर नदी का उद्गम जो है, जो पूरा क्षेत्र जहां पर आप लोग इसका उद्गम देख रहे हो, उसको हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार से तीन प्रमुख नदियां जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो निकलती है। जैसे कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां भाई, एक दामोदर खुद है, इसके बाद आप देखो यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी है, और इसके बाद ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी है, ठीक है। बैतरणी रिवर जो है ना दोस्तों, बैतरणी रिवर छोटा नागपुर के पठार से नहीं निकलती है, बल्कि ये एक बहुत छोटा सा यहाँ पर अब देखोगे एक पठार है उड़ीसा में, क्योंझर पठार, ठीक है। उड़ीसा में क्या है, एक क्योंझर पठार है, ठीक है। यहां से ये नदी निकल रही है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहां से नदी निकल रही है, इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। तो मैं फिर से आ रहा हूं मैपिंग पर, ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है। मैं फिर से मैपिंग पर आ रहा हूँ, कुछ बातें आप लोग को फिर समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो दामोदर रिवर था वो आप लोगों का आ रहा था और आकर के हुगली में मिल जा रहा है। दामोदर की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, नोट कर लेना। एक हमने आपको बताया कि कोनार, और दूसरी मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया, बराकर नदी। दामोदर वैली प्रोजेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिस पर कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। इसके अंतर्गत चार प्रमुख डैम है, चार प्रमुख बांध है। कौन से बांध है भाई, एक जो कि तिलैया बांध है, एक तिलैया बांध है। दूसरा आपका बांध है मैथन डैम। ये सब मेरे कॉलेज के समीप थी, जो हमारा आईटी धनबाद था उसके जस्ट समीप पे सब आपको डैम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तिलैया डैम, मैथन डैम, इसके अलावा एक डैम आपका, इसका नाम है कुनाल डैम, कुनाल डैम। इसके अलावा एक डैम और है पंचेत डैम, ठीक है। तो ये चार प्रमुख डैम आपको दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल जाती है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो छोटा नागपुर के पठार से उद्गम हो रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसी पूरे पोर्शन को, छोटा नागपुर के पठार के इस पूरे क्षेत्र को हम लोग कभी कई बार ये भी कहते हैं रूर ऑफ इंडिया, भारत का रूर कहा जाता है, ठीक है, रूर ऑफ इंडिया। अभी कहोगे सर रूर क्या होता है, देखो रूर एक स्थान है, कहां पर, जर्मनी में। रूर एक जर्मनी में स्थान है जो कि कोयले के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार के इस पूरे क्षेत्र को हम लोग रूर ऑफ द इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोयले का बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। अब कुछ बात और समझो, जो आपने यहाँ पे चार प्रमुख डैम देखा, जैसे कि तिलैया डैम, ये आपका बराकर रिवर पर है, किस पर है, बराकर रिवर पर है। जो आपने मैथन डैम देखा वो भी बराकर रिवर पर था। कोनार डैम जो है वो कोनार नदी पर खुद ही बना हुआ है, और पंचेत डैम जो है वो दामोदर नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है, दामोदर नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो दामोदर नदी के संदर्भ में इतने प्रमुख पॉइंट ध्यान रखना, इतने प्रमुख पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले दामोदर के संदर्भ में लिख लो, इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, कुनार और बराकर। इसके साथ यहाँ पे चार प्रमुख डैम है, तिलैया, मैथन, कुनार और पंचेत। तिलैया और मैथन बराकर नदी पर है, पंचेत दामोदर नदी पर है, कुनार कुनार नदी पर अवस्थित है, ठीक है। क्योंकि ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, और छोटा नागपुर के पठार से तीन प्रमुख नदियां निकल रही है। अब मैप में देखो,
दामोदर निकल रही है आप लोगों की, ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी निकल रही है, और एक निकल रही है ब्राह्मणी। ये तीनों क्या हो रही है आपकी छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है। इसके अलावा आपको बीच में एक नदी और देखने को मिल रही होगी, उसका नाम क्या है, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी, दरअसल वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर जगह से निकलती, क्योंझर पठार से निकलती है और उड़ीसा तट पर आकर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो वैतरणी नदी एक छोटी सी नदी है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे भी चीजों को, परेशान मत होना अभी। अभी बस आप दामोदर नदी के संदर्भ में इतने पॉइंट देख लो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम लोग आते हैं किस पर, सुवर्ण रेखा रिवर के ऊपर आते हैं, ठीक है, सुवर्ण रेखा के ऊपर आते हैं। देखो सुवर्ण रेखा नदी के सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये झारखंड के रांची के निकट स्थान से निकलता है, और आपका रांची में ही एक वाटरफॉल का निर्माण करता है, उसका नाम क्या है, हुंडरू वाटरफॉल। आप सबने पढ़ा होगा इसके संदर्भ में प्रीलिम्स में कि हुंडरू वाटरफॉल कहां पर लोकेटेड है, तो ये सुवर्ण रेखा नदी पर है। यही वो सुवर्ण रेखा रिवर है, यही क्या है, वो सुवर्ण रेखा रिवर सिस्टम है, ठीक है, यही वो सुवर्ण रेखा रिवर सिस्टम है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखना। अब दो तीन बातों को और समझो भाई। जो सुवर्ण रेखा नदी है, ये इसके तट पर आपका एक शहर बसा हुआ है, उसका नाम क्या है, जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर जो शहर है वो आपका सुवर्ण रेखा नदी के तट पर लोकेटेड है। ये 3 राज्यों से होकर के जाती है नदी, एक आपकी झारखंड, दूसरा वेस्ट बंगाल और तीसरा उड़ीसा। जबकि जो दामोदर रिवर था वो केवल 2 राज्यों से होकर जा रहा था, आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में क्या कर रहा है, हुगली नदी से आकर के मिल जा रहा है। इतनी बातें ध्यान रहेंगी। हमको दोनों नदियों का अलग अलग चीजें देखनी है। पहले आपने दामोदर देखा, अब आप सुवर्ण रेखा देख रहे हो। सुवर्ण रेखा एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि इसके ऊपर एक वाटरफॉल है, इसका नाम है हुंडरू वाटरफॉल, ठीक है। इतनी बात ध्यान रहेंगी। अब देखो भाई, वैतरणी और ब्राह्मणी के संदर्भ में एक बात समझना, बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूं। देखो क्या होता है कि दो ब्राह्मी नदी ना, 2 धाराओं का मिक्सचर है। एक आपकी आती है दक्षिण कोयल, मतलब साउथ कोयल नदी कहा जाता है उसको, दक्षिण कोयन नदी कहा जाता है, ठीक है, वो रिवर है। और दूसरी आपकी नदी है, उसका नाम है शंख नदी, शंख नदी। तो शंख और दक्षिण कोयल ये दोनों जब मिलती हैं तो ब्राह्मणी रिवर बनाती है। क्या बनाती हैं, ब्राह्मणी रिवर बनाती है। और ये ब्राह्मणी रिवर आगे चल करके वैतरणी रिवर जो इधर से आ रही थी, उस वैतरणी रिवर से मिल जाता है। आपको मैप में हो सकता हो कि ये अलग अलग लोकेशन पर दिखाई दे, लेकिन ध्यान रखना, वैतरणी रिवर और ब्राह्मणी रिवर जो है आपस में मिलकर क्या करते हैं, भीतरकनिका के क्षेत्र का निर्माण करते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क आपने देखा होगा उड़ीसा में, उस क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कई बार ये प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है, ठीक है, जो कि दक्षिण कोयन और संघ के मिलने से बनती है, उसका नाम है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी रिवर आगे चल करके वैतरणी से मिलती है। ध्यान रखना, ब्राह्मणी छोटा नागपुर के पठार से निकल रही थी, जबकि वैतरणी जो है आपका वो उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकल करके आगे बढ़ रही है, ठीक है। जो ब्राह्मणी रिवर है वो आपका, अगर मैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो उड़ीसा के गुनासिका पठार से निकल रही है, ठीक है। कहां से निकल रही है, उड़ीसा के गुनासिका पठार से निकल रही है। इसको आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, नासिका पठार से निकल रही है। इतनी बातें ध्यान रहेंगी, इतनी बातें क्लियर रहेंगी। अब समझो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं चीजों को, और देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या चीजें और समझनी जरूरी है। इसके बाद एक सबसे प्रमुख नदी आप लोगों का स्टार्ट होता है, वो होता है महानदी। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा मैपिंग बना रहा हूँ आप लोगों को। अभी चीजें हम लोग क्या कर रहे थे, हम थोड़ा सा ऐसे ही देख रहे थे चीजों को, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा मैपिंग थोड़ी चीजों को समझने का प्रारंभ करते हैं। देखो ये आपकी नदी थी हुगली रिवर, ठीक है, गंगा की एक ब्रांच थी। इसी ब्रांच में आपने यहाँ पर देखा कि ये दामोदर नदी आकर के आपकी ऐसे मिल रही है, दामोदर नदी आपकी आकर के ऐसे मिल रही है। दामोदर के बाद अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, तो दामोदर के बाद एक नदी यहाँ पर आपकी आ रही है, उसको हम लोग कह रहे हैं सुवर्ण रेखा नदी। क्या कह रहे हैं, सुवर्ण रेखा रिवर। सुवर्ण रेखा रिवर के बाद एक छोटी सी नदी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, इसका नाम है वैतरणी। और एक आपको यहाँ पर नदी देखने को मिल रही है जिसका नाम क्या है, ब्राह्मणी रिवर, ठीक है, ब्राह्मणी रिवर। तो ये नॉर्थ टू साउथ का एक क्रम ध्यान रखना, दामोदर, सुवर्ण रेखा, फिर आपका वैतरणी और फिर आपका ब्राह्मणी, ठीक है। ये 4 क्रम आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। दामोदर पे कौन कौन से डैम थे आपने देख लिया, किस किस नदी पर थे, बराकर और कुनार नदी पर थे, ठीक है। इसके अलावा सुवर्ण रेखा नदी आपने यहाँ पर देख लिया कि इस नदी के तट पर क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज घटित हो रहा है। सुवर्ण रेखा नदी के तट पर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जमशेदपुर, और इसी पर आपको यहाँ पर यही नदी रांची में एक वाटरफॉल का निर्माण कर, उसका नाम है हुंडरू वाटरफॉल। इतनी बात याद रहेंगी ना। अब समझो, वैतरणी ब्राह्मणी आपकी कहाँ पे मिल रही है, भीतरकनिका नेशनल पार्क में, भीतरकनिका नेशनल पार्क में मिल रही है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एरिया स्टार्ट हो रहा है वो है आपका महानदी का ही, ठीक है,
महानदी का एरिया। तो मैं ये मैप यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। अब चीज़ों को आप लोग समझना प्रारंभ करना, ठीक है, आप लोग चीज़ों को समझना प्रारंभ करना। देखो महानदी ये है आप लोग की, जो महानदी है, अगर मैं महानदी की बात करूँ तो इसका जो उद्गम है वो होता है आप लोगों का छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से इसका उद्गम होता है। ये धान की पैदावार के लिए बेहद फेमस है, इसीलिए इस पूरे रीजन को हम लोग धान का कटोरा भी कहते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो इसी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम क्या है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड डैम का निर्माण महानदी के ऊपर ही किया गया है। अब अगर मैं महानदी की कुछ सहायक नदी आपको दिखाऊं, देखो मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों की, ये महानदी है, ठीक है, ये महानदी यहाँ पर आकर के डेल्टा बना रही है। अब इससे कुछ सहायक नदियों का नाम ध्यान रखना, ठीक है। देखो क्योंकि ये जो रिवर है ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो दाएं तट की नदियां कौन सी होंगी, जो कि नीचे से आ रही होंगी, ठीक है, जो कि दक्षिण से आ रही होंगी। अब समझो भाई कौन सी नदियां हैं, एक आपकी नदी आती है जोंक रिवर, एक आपकी आती है जोंक रिवर, ठीक है, दूसरी आपकी यहाँ पर आती है ओंग रिवर, कौन सी आती है, ओंग रिवर। फिर आपकी यहाँ पर रिवर आती है, उसका नाम है तेल रिवर, ठीक है, तेल रिवर। तो ये तीनों प्रमुख नदियां आपकी दाएं तट की प्रमुख नदियां कही जाए। इसके अलावा बाएं तट की प्रमुख नदियां कौन सी है भाई, एक नाम है, उसका नाम है सियोनाथ, एक का नाम है सियोनाथ रिवर। दूसरा अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो एक रिवर आती है, उसका नाम है हसदेव, ठीक है, क्या नाम है, हसदेव, हसदेव रिवर। इसके अलावा एक रिवर आप लोगों के यहाँ पर और, उसका नाम है मंड रिवर, और एक रिवर आप लोगों के यहाँ पर और है, उसका नाम है इब रिवर, इब रिवर, ठीक है। ध्यान रखो ये महानदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों का मैंने आप लोगों को मैप समझा दिया, ठीक है, महानदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों का आपको मैंने यहाँ पर मैप दिखा दिया, दिख रहा है, सियोनाथ, हसदेव, मंड और इब, ये आप लोगों की इधर से आ रही है, मतलब बाएं तट की नदियां हो गई। दाएं तट की नदियों पर आपको जोंक, ओंग और तेल देखने को मिल रहा है। तो कई बार प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाएं तट की सहायक नदी है। तो एक बार मैप ड्रॉ करोगे ना अपने नोटबुक में मेरे साथ, दोबारा आपको क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसके नोट्स प्रिपेयर कर लो और उसको समझना प्रारंभ कर दो। तो 2-3 बार देखोगे ना चीजें अपने आप सब याद होता स्टार्ट हो जाएगा। तो महानदी के संदर्भ में इतना बेसिक पॉइंट था। अब मैं महानदी को भी यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि महानदी का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पर आएगा, इसको समझ लो, ठीक है। देखो आपकी ये लास्ट में कौन सी नदी थी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद यहाँ पर आपका ये आ रहा है, ये आपकी नदी है महानदी, ठीक है, ये आपकी नदी है महानदी। अब महानदी के बाद जो प्रमुख नदी हम लोग को देखनी है उसका नाम है गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी थोड़ी सी बड़ी नदी है, तो गोदावरी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देखो गोदावरी नदी के बारे में, दरअसल ये जो नदी है ये साउथ भारत की, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है, मैं इसी मैप में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रिवर है ये। इसको हम लोग 2-3 नामों से जानते हैं, जिसको लेकर के बहुत सारा विवाद है। एक तो हम उसको कहते हैं बूढ़ी गंगा नदी, बूढ़ी गंगा कहते हैं। दूसरा, इसी को एनसीईआरटी में दक्षिण गंगा भी लिखा हुआ है, दक्षिण गंगा भी लिखा हुआ है, ध्यान देना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मैं फिर से बता रहा हूँ, दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा ये दो अलग अलग नदियां हैं। मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आयोग ने एक प्रश्न पूछा हुआ था, मैंने वो प्रश्न का स्क्रीनशॉट इसलिए ले भी लिया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछा आपसे तो उसको हम लोग टिक क्या करेंगे, कावेरी। ध्यान देना यहाँ पर गोदावरी का भी ऑप्शन था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या माना हुआ है, ए माना हुआ है। अब यहाँ पर एक बात मेंशन कर रहा है कि जो गोदावरी है उसको हम लोग बूढ़ी गंगा कहते हैं और साथ साथ में लोग दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा ये आपका एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। तो दक्षिण गंगा अगर या फिर दक्षिण गंगा केवल पूछे तो आप गोदावरी टिक करोगे, अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आप क्या टिक करोगे, कावेरी नदी टिक करोगे, ठीक है। इतनी बात ध्यान रहेंगी। बूढ़ी गंगा कौन सी है, तो गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, बूढ़ी गंगा कही जाती है, दक्षिण गंगा भी कही जाती है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। गोदावरी का अगर मैं उद्गम की बात करूं, इसका जो ओरिजिन होता है आप लोगों को, ठीक है, मैं ओरिजिन आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है आप लोगों का महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के नासिक के त्र्यंबकेश्वर स्थान से, ठीक है। देखो ये त्र्यंबकेश्वर पठारे कहाँ पर है, नासिक के निकट, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र के निकट यहाँ पर आप लोगों का गोदावरी नदी निकलना प्रारंभ होती है, ठीक है, गोदावरी नदी निकलना प्रारंभ होती है और यहाँ पर आकर के आप लोगों की लास्ट में डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, ध्यान समझना। इसकी सहायक नदियां देखो, अगर हम इसकी आपकी ये भी भाई क्या हो रही है,
ये भी आपकी पूरब की तरफ फ्लो कर रही है, तो इसके जो ऊपर से नदियां आ रही होंगी या फिर जो आपकी लेफ्ट साइड की रिवर होंगी उनको पहले समझते हैं। ठीक है, देखो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो नदी है उसको हम कहते हैं प्रवरा। क्या कहते हैं भाई? प्रवरा रिवर। दूसरी आपकी रिवर उसको हम कहते हैं पुरड़ा रिवर। मैं बनाते चलना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बताते चलना। ठीक है, तो प्रवरा, पुरड़ा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो ध्यान समझिएगा। देखो एक रिवर आ रही है उसका नाम है पेन गंगा। क्या नाम है? पेन गंगा। पेन गंगा से एक नदी मिल रही है उसका नाम है वर्धा। वर्धा दरअसल बड़ी नदी थी, तो इसके आगे जो नदी बन रही है उसका नाम फिर से वर्धा पड़ जा रहा है। ठीक है भाई, बड़ी नदी के नाम पर नदी नाम पड़ता है तो वर्धा ये नाम हो गया। वर्धा से एक नदी आ रही है इधर से, उसका नाम है वेनगंगा। ये भाई मैपिंग में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, तो मैप बना लेना मेरे साथ साथ, बहुत काम आने वाला है। वेनगंगा। वेनगंगा आगे चल के क्या कहलाती है आप लोगों की? प्राणहिता। अब देखो प्राणहिता, तो कई बार प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ध्यान रखना यहाँ पर जितना भी मैंने नाम लिखा है सब सहायक नदियां हैं। प्रवरा, पूर्णा ये भी है, इसके अलावा प्राणहिता तो है ही है। और प्राणहिता से पहले दो नदियां थी। कौन सी नदियां थी भाई? एक थी वेनगंगा, एक थी वर्धा। वर्धा से पहले दो नदियां थी, कौन सी? एक थी पेनगंगा, दूसरी थी वर्धा। ठीक है, तो इन सब ये सब भी गोदावरी की सहायक नदियां यहाँ पर कही जाती है। याद रहे कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? पेन गंगा आ रही है जो कि वर्धा से मिल रही है, तो वर्धा नदी बन जा रही है। ठीक है, अरे ये वर्धा बहुत फेमस नदी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा फिर वेनगंगा आ रही है, तो वेनगंगा और वर्धा मिले तो प्राणहिता नदी बन रही है। इतनी बात ध्यान सुनो। इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो आपको एक नदी देखने को मिलती है यहाँ पर, इसका नाम है इंद्रावती। क्या नाम है? इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती। तो इंद्रावती भी क्या है? आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। इतनी बातें क्लियर याद रखना। अब हम लोग देखते हैं आपकी दाएं तट की नदी। तो दाएं तट से आपको ना इसमें एक ही प्रमुख नदी देखने को मिलती है, उसका नाम है मंजीरा। एक ही प्रमुख नदी देखने को मिलती है, उसका नाम है क्या? मंजीरा। अन्य भी नदियां हैं, ध्यान रखिएगा, अन्य भी नदियां, लेकिन छोटी छोटी नदियां हैं, हम सारी नदी तो याद कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, समझना। तो जो मंजीरा है, इसी मंजीरा के ऊपर अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर आपको एक बना हुआ है निजाम सागर डैम। ठीक है, क्या बना हुआ है? निजाम सागर डैम। तो कई बार प्रश्न में आता है तो हम लोग गोदावरी भी टिक कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निजाम सागर डैम आप लोगों का यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, निजाम सागर डैम बना हुआ है, ये बात ध्यान रखोगे। तो दक्षिण की तरफ से मंजीरा नदी आ रही थी, निजाम सागर डैम इसी के ऊपर बना हुआ था। अगर मैं गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करूं तो प्राणहिता जो है वो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये गोदावरी नदी का पूरा मैप यहाँ पर आप लोगों का रेडी हो गया। ठीक है, मैप बना लोगे आप लोग, मैप बना लेना। मैप बनाने के बाद इसका फोटो टेलीग्राम पर आप लोग अपलोड करते चलना। याद हो गया? हमने गोदावरी का मैप देख लिया। अब मैं गोदावरी को भी इसमें भी थोड़ा सा प्लॉट कर लूँ। प्लॉट गोदावरी का यहाँ प्लॉट हो चुका है। गोदावरी आप लोगों की यहाँ पर प्लॉट ऑलरेडी हो चुकी। अब मैं समराइज कर रहा हूँ फिर से। देखो दामोदर, ध्यान रहेगा आप लोगों को, दामोदर रिवर था। दामोदर के बाद आप लोग क्या थी? स्वर्ण रेखा थी। स्वर्ण रेखा के बाद आप लोग यहाँ पर क्या थी? वैतरणी नदी थी। वैतरणी नदी थी जो कि आपकी उड़ीसा की कुंजा से निकल रही थी। और इसके बाद आप लोगों की थी यहाँ पर उड़ीसा के गोसनका से निकलती हुई क्या नाम था उसका? ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर थी। इसके बाद आपने एक नदी देखी, उसका नाम था महानदी। महानदी के बाद आपने एक नदी देखी, उसका नाम है गोदावरी। इन दोनों के आपने सारी नदियां यहाँ पर देख ली है। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर इसके बाद की नदी। देखो भाई, गोदावरी के बाद की जो नदी यहाँ पर हम लोग को देखनी है उसका नाम क्या है और वो कौन सी नदी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं आपको मैप दिखाऊं यहाँ पर, तो मैप में अगर आप देखोगे यहाँ पर एक नदी है उसका नाम है कृष्णा। तो गोदावरी के तल में पड़ने वाले कृष्णा। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताया था कि कृष्णा और कावेरी, इसके मध्य के तट को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट कहते हैं, मैंने आप लोगों को समझाया था ना। अब समझना, कृष्णा नदी पर समझते हैं पहले चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं। जो कृष्णा रिवर सिस्टम है दोस्तों, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिवर सिस्टम है, क्योंकि नाम ही इसका बड़ा पवित्र और बड़ा खूबसूरत सा नाम है। तो ये क्या कहती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। मैं आपको मैप बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से एक नदी निकल रही है, उसका नाम क्या है? कृष्णा नदी। ठीक है, पूरब की तरफ चूंकि नदी बह रही है तो बात बेहद सिंपल सी थी। अब यहाँ पर देखना, देखो अगर हम इसके बाएं तट की नदियों की बात करें तो इसमें प्रमुख नदियों में एक नदी आती है, उसका नाम है भीमा। क्या नाम है भाई? भीमा। दूसरी है उसका नाम है डिंडी। डिंडी उसके बाद एक नदी उसका नाम है मूसी। मूसी। अब देखो भाई, आप दाएं तट की नदियां देखो, इसमें आप एक नदी है उसका नाम है कोयना। क्या नाम है?
कोयना। इसके बाद देखो दूध गंगा आ रही है यहाँ पर, दूध गंगा आ रही है। फिर आपके यहाँ पर आ रही है घाट प्रभा, घाट प्रभा। फिर आपके यहाँ पे आ रही है माल प्रभा। ये सब नदियां पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, में फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। बीच में आप एक नदी पड़ती है, उसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दरअसल ये तुंगभद्रा नदी दो धाराओं का मिक्सचर है। उसका नाम है, वेस्टर्न घाट से दो धाराएं निकलती हैं, एक का नाम है तुंगा, दूसरा का नाम है भद्रा। तुंगा और भद्रा क्या करती है, जब मिलती हैं तो आप लोगों का तुंगभद्रा नदी बनता है। तुंगभद्रा के तट पर एक शहर लोकेटेड है, सब मैं कुछ शहर ही बता दे रहा हूँ, साथ साथ में नोट करते चलना। इसके तट पर एक शहर लोकेटेड है, उसका नाम क्या है, कुरनूल। कुरनूल, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो जैसे मूसी के तट पर आप देखो, मूसी नदी ये थी ना, मूसी के तट पर आप लोगों को यहाँ पर हैदराबाद लोकेटेड है, ठीक है, हैदराबाद लोकेटेड है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो भीमा नदी के तट पर, जैसे देखो ये भीमा नदी थी, इसके तट पर आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर लोकेटेड, उसका नाम क्या था, इसके तट पर आप लोगों को साउथ काशी, इसको हम लोग कहते हैं महाराष्ट्र में साउथ काशी या फिर दक्षिण काशी कहते हैं, वो भीमा के तट पर ही लोकेटेड है, ठीक है। यहीं पर आपका विट्ठल भगवान का मंदिर भी अवस्थित है, ठीक है, विट्ठल भगवान का मंदिर भी अवस्थित है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। मैं आप लोगों को एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना भूल जा रहा हूँ। इस जगह का नाम क्या है ना, जो यहाँ पर लोकेटेड है, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। एक यहाँ पर शहर है, जो शहर भगवान विट्ठल के लिए बहुत फेमस है, इसी को हम लोग साउथ, महाराष्ट्र में लोग साउथ काशी कहते हैं, साउथ काशी कहते हैं। अगर किसी को नाम ध्यान आ रहा होगा ना तो एक बार मुझे तुरंत बताना, कमेंट करके बताना कि भीमा नदी के तट पर वो कौन सा शहर लोकेटेड है जिसको हम साउथ काशी कहते हैं। तो मैं एक बार देख भी ले रहा हूँ, मुझे यहाँ पर मिल भी जाएगा तुरंत, मैंने कहीं पर तो लिख के रखा हुआ था, पंढरपुर। हाँ, ये जो शहर है उसका नाम है पंढरपुर। अब देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, ये मैं यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू का पूरा कलेक्शन पढ़ा रहा हूँ, पूरा कलेक्शन पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वही कलेक्शन आप लोगों को बस करना है, पंढरपुर, ठीक है। तो पंढरपुर जो शहर है उसको हम साउथ काशी कहते हैं, दक्षिण काशी कहते हैं। भीमा नदी के तट पर लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ और अगर आप इस भीमा नदी की बात करोगे तो इसी नदी को हम लोग चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये जो नदी है, ये नदी एक मून के क्रिसेंट की तरह का शेप बनाती है, ठीक है, मून के क्रिसेंट की तरह का शेप बनाती है। इसके लिए हम लोग उसे क्या कहते हैं, चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि भीमा नदी को और किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा। पंढरपुर किसके किनारे अवस्थित है, तो भीमा, ठीक है। मूसी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है, तो हैदराबाद। और कुन्नूल किसके किनारे अवस्थित है, तुंगभद्रा। इतनी बातों तो ध्यान रखना पैरेलली। मैं आपने देख लिया यहाँ पर इस चीज का, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बात क्लियर है ना, बहुत सिंपल सी बात मैंने आप लोग को समझाई है भाई, इतनी बातें कोई आपको नहीं बताने वाला, कहीं पर नहीं बताने वाला है। देखो कृष्णा नदी जब मैं आप लोगों को समझा रहा था तो कृष्णा के संदर्भ में कुछ बातें और ध्यान रखो। पहली बात, ये आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल रही है, और यहाँ पर कहाँ पर, ये आपका विजयवाड़ा, ठीक है, विजयवाड़ा के क्षेत्र में ये अपना डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य में, आपने गोदावरी डेल्टा ऊपर दिखा था और कृष्णा डेल्टा ये था, मैं मैप में आ जाता हूँ, मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा नदी यहाँ पर है, देखो कृष्णा नदी यहाँ पर, गोदावरी नदी यहाँ पर, इनके मध्य में एक झील बनती है, उसका नाम क्या है, कोल्लेरू झील, ठीक है। एक झील बनती है, उसका नाम क्या है, कोल्लेरू झील। इस बात को भी नोट कर लेना, क्या कर लेना, नोट कर लेना। कृष्णा नदी के तट पर ही, कृष्णा नदी के तट पर ही, जहाँ पर आप नोट करो तो नोट करो, इसके तट पर आपको एक डैम है, उसका नाम है नागार्जुन सागर डैम। क्या डैम का नाम है, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। और अगर आप ध्यान दो तो यहीं पर एक टाइगर रिजर्व, उसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, वो भी आप लोगों का कृष्णा नदी के तट पर ही लोकेटेड है, कृष्णा नदी के तट पर ही लोकेटेड है। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है, सब क्लियर रहेगा चीजें। कृष्णा नदी आप लोग क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले नदी के तट पे, उसका नाम है पिन्नार, ठीक है, उसका नाम क्या है, पिन्नार। मैं अभी दिखाता हूँ पिन्नार कहाँ पर है, पहले समझो कृष्णा का मैप बना लेते हैं। ये आप लोगों का कृष्णा रिवर था, ये आप लोगों का कृष्णा रिवर था, ठीक है। अब देखो भाई, जो पेन्नार रिवर है दोस्तों, पेन्नार रिवर की अगर बात करें तो ये कर्नाटक के कोलार, जो कि सोने की खान है, वहां से निकलती है। और अगर इस नदी को मैं बहुत क्लियरली समझाऊं आप लोगों को, तो ये दो अलग अलग स्ट्रीम में डिवाइड होती है, ठीक है। और वो जो डिवाइड स्ट्रीम बनती है ना, उसको वो धनुष के आकार की दिखती है। इसी कारण से कई बार इस नदी का जो नाम है, वो हम लोग देखते हैं भगवान शिव का जो धनुष था पिनाक, उसके नाम पर देखते हैं पिनाकिनी, पिनाकिनी। तो प्रश्न ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को पिनाकिनी नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, पिन्नार है। पिन्नार कहाँ से निकल रही है, कर्नाटक की कोलार से निकल रही है।
ठीक है, आंध्र प्रदेश में जाकर के समुद्र में मिल जाती है। इतनी बातें ध्यान रखना, चूंकि ये दो अलग अलग स्ट्रीम से डिवाइड होकर बनती है, जो कि धनुष के आकार का शेप लेते हैं, जो इसलिए भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नाम रखा गया है पिनाकिनी। याद रहेगा? क्लियर? अब समझो भाई, देखो तो आपका पिन्नार हो गया। अब हम समझे कावेरी, फिर वैगई और फिर ताम्रपर्णी। तो इनमें तीन प्रमुख नदी में केवल एक प्रमुख नदी बची, इसका नाम है कावेरी। कावेरी समझो, ये वही रिवर है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि दक्षिण भारत में, प्रायद्वीप भारत क्षेत्र में एक ही ऐसी नदी है जो कि वर्षवाहिनी नदी है, मतलब साल भर ये फ्लो होती है। कारण क्या है कि देखो, कारण ये है ना कि जहां से ये नदी नदी निकल रही है, कहां से निकल रही है, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही है। पश्चिम घाट में कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही नदी, और दो राज्य मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु से फ्लो करती है। इस नदी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा, ध्यान रखना, दक्षिण गंगा नहीं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा आप लोगों की हो जाएगी गोदावरी, ठीक है, गंगा ऑफ द साउथ इंडिया कहते हैं इसको। ये कर्नाटक और तमिलनाडु से प्रभावित होती है। ये वर्ष भर होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, जब मानसून जा रहा है तो साउथ वेस्ट मानसून से भी क्या हो रहा है, ये आपको पानी गिरा रही है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून से पानी प्राप्त कर रही है। और जबकि जब आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून वापस आ रहा होता है, जब मानसून रिटर्न हो रहा होता है, तो आपने पढ़ा भी और हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि जब मानसून रिटर्न होता है तो केवल कोरोमंडल के तट पर क्या करता है, वर्षा करता है। और ये कोरोमंडल के तट पर जारी, मतलब कि ये साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों मानसून के जल को ग्रहण कर रही है। इस कारण से ये नदी वर्ष भर की नदी मानी जाती है और पाई भी जाती है। ठीक है, इसी नदी के तट पर आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है, शिव समुद्रम वाटरफॉल। नोट कर लेना कहीं पर, शिव समुद्रम वाटरफॉल इसका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर ये होमवर्क दे दिया, और मतलब मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा होमवर्क में आप लोग को ये दे रहा हूँ यहाँ पर, चलो बताओ कि कावेरी रिवर के मध्य जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, वो किन किन राज्यों के मध्य में है। देखो, हर नदियों को लेकर के ना अगल बगल के राज्य उसके जल के उपयोग को लेकर के विवाद करते रहते हैं। जैसे आपने इंडस रिवर सिस्टम में देखा था कि उसके जो 3 ईस्टर्न रिवर थे उसमें भारत का अधिकार दिया गया था, 3 वेस्टर्न रिवर पर भी लिमिटेड भारत का अधिकार दिया गया था। ठीक है, बाकी पाकिस्तान का अधिकार था। इसी प्रकार से हर रिवर को लेकर कोई ना कोई डिस्प्यूट होता ही रहता है। तो कावेरी नदी के डिस्प्यूट में कौन से प्रमुख राज्य शामिल है, आपको उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। अब यहाँ पर समझो कावेरी नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। मैं आपको कावेरी नदी का पूरा मैप दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, देखो जो कावेरी रिवर है आप लोगों को दोस्तों, वो आपका कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही है। ठीक है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही है और फ्लो करते हुए आप लोगों की, मैं थोड़ा मैप जब बना रहा हूँ ना, मैं इस बात की गलती कर दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को साइड की चीज नहीं दिख रही है। ठीक है, ये मिस्टेक हो जा रही है, परेशान मत होना। ये आप लोगों का यहाँ पर डेल्टा बना रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, डेल्टा बना रहा है। अब देखो, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यहाँ पर आपकी नदी निकली, फ्लो कर रही है। अब हमको देखना है कि भाई इसके दाएं तट की कौन सी नदी है और इसके बाएं तट की कौन सी नदी। तो बाएं तट की नदी आप लोग यहाँ पर देखो, सबसे प्रमुख नदी यहाँ पर आप लोगों की एक, उसका नाम है हेमवती। ठीक है, तो कावेरी की जितनी नदियां हैं ना, उनका जो नाम भी है ना सहायक नदियों, बड़े प्यारे प्यारे नाम है, हेमवती नाम। ये कृष्णा राज सागर में क्या करती है, आप लोगों की कावेरी से मिल जाती है। इसके अलावा एक नदी है, उसका नाम क्या है, सिमसा, सिमसा नदी। दूसरी नदी उसका क्या नाम है, अकरावती नदी, अरकावती या अक्रावती नदी नाम है, कुछ ऐसे नाम, अक्रावती, अक्रावती नदी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखो भाई, इधर की नदी देखो आप लोग, दाएं तट की, तो एक नदी उसका नाम है लक्ष्मण तीर्थ। क्या नाम है, लक्ष्मण तीर्थ। दूसरी नदी का नाम आप लोगों का कबानी, कबानी। और क्या नाम है भाई, यहीं पर एक नदी है उसका नाम है भवानी। ठीक है, तो देखो जनरली माता जी लोगों के नाम पर ऐसा लग रहा है ना कि नाम पड़ा हुआ है। एक नदी उसका नाम है अमरावती, अमरावती। मैपिंग ऐसे ही बनानी है, एटलीस्ट आपको वेस्टर्न ईस्टर्न फ्लो के रिवर याद रहे। कावेरी नदी के तट पर आपको श्रीरंगपट्टनम देखने को मिलता है, यहीं पर आपको तिरुचिरापल्ली भी देखने को मिलता है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कावेरी रिवर का ये पूरा फ्लो हो गया आप लोगों का। कावेरी भी आपने देख लिया। इसके बाद दो सबसे जो आपकी साउथ की नदियां थी, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी, उसमें एक था वैगई और एक था ताम्रपर्णी। अगर मैं वैगई की बात करूँ, देखो मैं वैगई आपको यहीं पर समझा देता हूँ, छोटे से मैथ में ही, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बहुत। ठीक है, ये जो वैगई रिवर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इसको मैं मिटा भी दे रहा हूँ। जो वैगई रिवर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये रिवर जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा रिवर है, ये तमिलनाडु के वरुसनाथ हिल से निकलता है। ठीक है, तमिलनाडु के वरुसनाथ हिल से निकलता है। मदुरई, जो कि एक बहुत ही पवित्र सांस्कृतिक शहर भी है और बहुत ही प्राचीन शहर भी है मदुरई,
वो इसी वैगई नदी के तट पर लोकेटेड है। कई बार हम लोग कावेरी से कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। मदुरई जो है वैगई नदी के तट पर लोकेटेड है, और रामेश्वरम द्वीप के पास जो मुहाना है ना, रामेश्वरम नदी के पास, यहीं पर क्या करता है, पानी को गिराता है, ठीक है। तो ये तो आपका वैगई नदी। इसके अलावा एक नदी है, इसका नाम है ताम्रपर्णी रिवर। जो ताम्रपर्णी रिवर है, ये आपका कार्डमम पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां, जिसको लेके मैं कंफ्यूज हुआ था, ठीक है। तो कार्डमम या इलायची पहाड़ियां जो है, उसके अगस्त मलाई चोटी से निकलती है, ठीक है। उसके अगस्त्य मलाई चोटी से आप लोगों की ये नदी निकलती है, इसका नाम है ताम्रपर्णी नदी। ये बात ध्यान रखिएगा। मन्नार की खाड़ी में ये क्या करती है, अपने जल को गिराती है। मन्नार की खाड़ी में अपने जल को गिराती है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, चीजों को एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पर नोट्स बना लिया होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं जल्दी आप लोगों को बता रहा चीजें, ताकि एक बार पूरा आप लोग क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर हो जाए। हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि दामोदर नदी जो थी, हमने यहाँ डिस्कस किया पेनिसुलर इंडिया की ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, उसमें हमने देखा दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी क्या थी, हुगली नदी में आके मिल जा रही है। इसके तट पर आपको 4 प्रमुख डैम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आपने वो डैम का नाम देखा था, किस नदी पर था, आपने वो देखा था। फिर आप देखो, इसके आप थोड़ा साउथ में हो तो सुवर्ण रेखा नदी आप देख रहे हो यहाँ पर। इसके थोड़ा और साथ में तो वैतरणी रिवर देख रहे हो, और इसके थोड़ा और साथ में तो ब्राह्मणी रिवर देख रहे हो। अब आपने यहाँ पर देखा था कि वैतरणी और ब्राह्मणी रिवर जो है, वो आप ही क्या कर रही है कि भीतर कनिका के पास आपस में मिल जा रही है, ठीक है। इतनी बात तो याद रहेंगी। अब समझो भाई, थोड़ा सा और ज्यादा तो महानदी आपको देखने को मिलती है, महानदी में तो गोदावरी देखने को मिलती है, गोदावरी और कृष्णा देखने को मिलती है, पेन्नार, फिर आपका पालर, पालर रिवर छोड़ दो, ये याद मत करना, मैं याद नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। फिर कावेरी, फिर वैगई और फिर ताम्रपर्णी। तो कई बार प्रश्न नॉर्थ टू साउथ में भी पूछता है, और कई बार प्रश्न इनके सहायक नदियों पर भी पूछता है। तो सहायक नदियां भी मैंने प्रॉपर आप लोगों को एक एक मैप बनाकर दिखाया है। मैंने आपको समझाया भाई देखो कैसे कैसे ये चीजें नदी फ्लो कर रही है, कौन कहाँ पर मिल रही है, और ये सारे टॉपिक आपको कहीं पर भी एक जगह पे नहीं मिलने वाले। तो क्लास के साथ साथ नोट्स बना लेना। अगर आपने नोट्स अभी भी नहीं बनाया है, मैं फिर से सजेशन दूंगा, क्लास को दोबारा से देखो और नोट्स बनाओ। मैपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी बातें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ताकि एक बार नोट्स बन जाएगा तो दोबारा कभी आप लोगों को मैपिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके अलावा देखो, क्लास कैसी लग रही है आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैं बहुत फिर से रिक्वेस्ट कर, देखो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, अब मेरा एफर्ट आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, मैं कितना कंटेंट आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो मुझे आपके फीडबैक से पता चलता है। फीडबैक करिए कमेंट सेक्शन में, प्रॉपर बताइए कितने कैसी लगी क्लास। क्लास को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और जब फीडबैक दोगे तो उसके आधार पर मैं अगली क्लास बनाऊंगा, ठीक है। सजेशन लेकर के आप लोगों पे काम करूंगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आप लोग सारी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।